नमस्ते सभी को। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो कक्षा 8, कक्षा 9 या कक्षा 6-7 सिर्फ विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें हिंदी विषय में थोड़ी-सी समस्या आती है, विशेष रूप से संधि में समस्या आती है, ये उनके लिए है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको संधि जो है ये समझ में आए और जितना आप अब तक डरते हुए आए हैं इससे या फिर एक भ्रांति है कि संधि समझ में नहीं आएगी, आप उससे थोड़ा-सा बचें और आपको समझ में आ पाए। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई शंका होती है, आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा और ज़रूरत होगी तो इसके ऊपर और वीडियोज़ हम डाउट सेशन की तरह भी बना सकते हैं। ये संधि जो है ये एक क्लास का टॉपिक नहीं है, तो आज हम देखते हैं कितना कवर करते हैं, उसके बाद संधि के ऊपर ही आगे की कुछ कक्षाएँ रहेंगी। तो जिनको ये टॉपिक पर प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ डाउट रहता है या किसी तरह की कोई चिंता या डर रहता है, वो इसको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी संधि के बारे में बात होती है, पहला प्रश्न जो आता है वह रहता है कि संधि है क्या? संधि कहते किसको हैं? अब संधि कहते किसको हैं में है कि संधि की परिभाषा और संधि की परिभाषा जो है वो क्या है? दो वर्णों या शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। सिंपल है। हम अब तक जितनी भी हमारी स्कूलिंग रही है, हम ये परिभाषा को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और कहीं न कहीं हम रट चुके हैं इस परिभाषा को, कि 2 वर्णों या शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा-सा करेक्शन है, मैं उसको कर देती हूँ। यहाँ शब्दों के मेल को नहीं देखा जाएगा। शब्दों के मेल को संधि नहीं कहेंगे, 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। अब वे 2 वर्ण कौन-से होते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ धन का चिन्ह है, धन अर्थात प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ प्लस के पहले आप देख रहे हैं विद्या लिखा हुआ है, विद्या, द्या, आ आ का स्वर आ रहा है, बड़े आ का। हुँ? और आप प्लस के बाद देखेंगे धन के बाद फिर से बड़े आ का स्वर आ रहा है, दीर्घ आ का। हुँ? तो जब इसको प्लस करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आ और आ मिलकर आ की ध्वनि बनाते हैं। इसीलिए हुआ विद्यालय। इसको थोड़ा-सा और विस्तार से हम आगे समझाएँगे। इसके लिए मेरा एक छोटा-सा सजेशन है आपको, जब आप संधि पढ़ने जा रहे हैं, आप कोशिश ये कीजिए कि आप उससे पहले थोड़ा वर्ण विच्छेद पढ़ लें। अगर वर्ण विच्छेद आपको आता है बहुत अच्छे से, तो आपको संधि भी आ जाएगी। अच्छा, यदि किसी को वर्ण विच्छेद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप बता सकते हैं, हम एक वीडियो वर्ण विच्छेद के ऊपर डाल देंगे। ठीक है? दूसरा एक उदाहरण है नदीश। नदी, धन ईश। अब नदी जब हम देख रहे हैं, धन से पहले, धन समझिएगा, धन कहते हैं इस प्लस के चिन्ह को, जोड़ को। धन से पहले जो स्वर आ रहा है वह है ई और धन के बाद जो स्वर आ रहा है वह भी है ई। ये दोनों जब मिलते हैं तो इनका क्या परिवर्तन होता है? ये बड़ी ई ही बनाते हैं, अर्थात ये दोनों मिलाकर एक ध्वनि निकाल रहे हैं, दीर्घ ई की। इसीलिए हुआ यहाँ पर नदीश। ये थे संधि के कुछ बेसिक उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। संधि की परिभाषा आप याद रखेंगे, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, कई जगह पर आप इस परिवर्तन का शब्द पढ़ेंगे विकार। 2 वर्णों या स्वरों के, व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार आता है, उसको संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के भेद हैं मुख्य रूप से 3। संधि के कितने भेद हैं? संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जहाँ तक मेरा मानना है ये तीनों भेद आप सभी को पता होंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनको हम प्रकार भी बोल सकते हैं। संधि कितनी होती हैं हम बोल सकते हैं या संधि के भेद कितने होते हैं हम बोल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा जो फ़ोकस है वो स्वर संधि के ऊपर रहेगा।
हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात बाद में करेंगे। ठीक है? स्वर संधि। अब स्वर संधि किसको कहते हैं? पहले हमने पढ़ा संधि क्या है? संधि है दो वर्णों का जब मेल होगा और उससे जो परिवर्तन होगा उसको संधि कहते हैं। अब स्वर संधि किसको कहते हैं? स्वर संधि में स्वर से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पर दो स्वरों का मेल होगा। किसका मेल होगा? जहाँ पर दो स्वरों का मेल होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वरों का कैसे मेल होगा? तो सिंपल सा तात्पर्य यह है कि ये जो धन का जो चिन्ह रहता है उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों ही तरफ कोई ना कोई स्वर रहेगा, कोई ना कोई स्वर रहेगा, दोनों ही तरफ। कोई स्वर धन के इस तरफ भी और धन के इस तरफ भी स्वर रहेगा, तब उसको स्वर संधि बोलेंगे। यदि एक तरफ व्यंजन है और दूसरे तरफ स्वर है, या एक तरफ व्यंजन है दूसरी तरफ भी व्यंजन है, तो उसको व्यंजन संधि बोलेंगे। विसर्ग संधि कब बोलेंगे? जब एक तरफ विसर्ग है दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन है, तो उसको विसर्ग संधि बोलेंगे। इस पर हम बाद में आएंगे, फिलहाल के लिए हम स्वर संधि समझते हैं। तो स्वर संधि क्या है? अब स्वर संधि क्या है? स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। क्या है हमने समझ लिया कि जब 2 स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। लेकिन स्वर संधि के भी कुछ भेद हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सभी याद रखेंगे। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। देखा जाए तो इन भेदों की संख्या का कोई भेदों के नामों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग क्रम से ये भेद मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक क्रम लिखा हुआ है जिसको हम आगे की वीडियोज़ में फ़ॉलो करेंगे। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, फिर है गुण स्वर संधि, फिर है वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद है यण संधि और उसके बाद है अयादि संधि। ठीक है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये वे लोग भी अच्छे से याद रखें जिन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। किसी परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, जिसमें बेसिक क्वेश्चन है बट कुछ लोग गलती कर देते हैं कि कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दीर्घ संधि के लिए। अब यहाँ से मैं और आप साथ-साथ चलेंगे। मैं एक-एक स्टेप पर आपको समझा रही हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। जहाँ भी आपको किसी तरह का कोई डाउट रहता है, आप बताइए। चलिए, दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ संधि में कौन-कौन से स्वर आएँगे? क्योंकि स्वर तो हिंदी में 11 होते हैं, क्या 11 के 11 स्वर दीर्घ संधि में आ जाएँगे? नहीं आएँगे। दीर्घ संधि में कौन-कौन से स्वर आएँगे? तो यहाँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अ, जब मैं लिख रही हूँ इसका तात्पर्य छोटा और बड़ा ह्रस्व और दीर्घ दोनों से है। अ, ई, उ। सिर्फ इन 3 स्वरों के बारे में हम दीर्घ संधि में बात करेंगे। अ, ई, उ। एक चलिए, अब ई, उ में कुछ उदाहरण यदि मैं ले लूँ तो जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, गणित जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है हम इक्वेशंस सॉल्व करते हैं, हम फ़ॉर्मूलाज़ सॉल्व करते हैं। संधि के लिए भी अगर आपको फ़ॉर्मूलाज़ याद हो जाएँ कि कैसे क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ के क्या बनेगा, आपको संधि हमेशा याद रहेगी। अगर आपको फ़ॉर्मूला याद हो गया, तो उसको आप देख लीजिए। दीर्घ संधि के लिए हम क्या-क्या याद रखेंगे? अ, स्लैश धन अ, स्लैश इक्वल्स टू अ, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो हिंदी से अभी थोड़ा-सा दूर हो चुके हैं। हम हिंदी से डरने लगे हैं, जमा, जोड़, धन नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आपको एक सिंपल भाषा में समझाया जा रहा है। अ या धन या इक्वल्स टू ये परिवर्तन होके क्या होगा? बड़ा बनेगा। इसके मैं आगे उदाहरण दूँगी, उसके लिए पहले आप ये समझिए। इसी तरह से ई या बड़ी ई प्लस ई या बड़ी ई, इनका जब विकार होगा या परिवर्तन होगा ये बड़ी ई ही बनेगी।
उसी तरह से उ या ऊ, धन ऊ या ऊ, और ये क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको मदद मिलेगी इससे आगे। एक स्वर और आता है जिसके उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए उसके लिए। री धन री, ये होगा। हालाँकि इसके उदाहरण कम मिलते हैं, लेकिन ये भी दीर्घ संधि में इस स्वर को भी गिना जाएगा। तो इस तरह से दीर्घ स्वर संधि में कितने स्वरों के बारे में बात होगी? सिर्फ़ 4 स्वरों के बारे में बात हो रही है। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। अ और आ का मेल होगा तो आ बनेगा, ई और ई का मेल होगा तो ई बनेगी, उ और ऊ का मेल होगा तो ऊ बनेगा, री और री का मेल होगा तो री बनेगा। अब थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं, एक-एक करके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमने लिखा था धन ये लिखा था हमने। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखें तो क्या है? एक उदाहरण आता है, पर धन अभाव, पर धन अभाव। अब ये जो धन है, इसके पहले क्या है? हो सकता है कुछ लोग बोलें र है, तो र नहीं है, र है, है। इसमें क्या है? यदि हम वर्ण विच्छेद सीख चुके हैं, तो ये है। इस र का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा, क्योंकि हर व्यंजन बिना स्वर के अधूरा है, तो है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है? धन के जस्ट बाद में यहाँ पर भी है, तो और का मेल होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर है, और का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? आ। और ये बड़ा डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे हम दीर्घ, तो दीर्घ के की क्या रहती है मात्रा? एक डंडा रहता है। ये कहाँ चला जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ र के पास, और ये हो जाएगा प। अब र के और यहाँ ये वाला मिल गया, जिससे का डंडा लगा, तो र के साथ हम लगाएंगे परा, और ये जो है शेष इसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे, पराभाव। ठीक है? एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है। क्या है वे कॉमन उदाहरण? विद्यालय। हुँ, उसको ले लेते हैं। अभी हमारा वही चल रहा है और वाला। विद्यालय कैसे बनता है? विद्या, विद्या, धन, आलय। अब विद्या, धन, आलय, धन के पहले क्या है? यहाँ पर, यहाँ है और धन के बाद में क्या है? यहाँ पर भी है हमने क्या पढ़ा था कि और मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा बनाते हैं। तो बड़ा बनेगा, अर्थात का डंडा लगाना है। का डंडा की कहाँ लगेगा ये? विद्या पे लगेगा। विद्या, धन, लय। इसको थोड़ा-सा और विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नया-नया संधि पढ़ना शुरू करते हैं, वे नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए थोड़ा-सा विस्तार करना पड़ेगा। देखिए, जब मैं
इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसका और ये वाला हटा देती हूँ। ठीक है? इसको बाद में जोड़ लेंगे। तो मेरे पास अभी क्या बचा है? ये बचा है जो कि आधा है। यहाँ आधा है, ठीक है? और यहाँ क्या बचा है? यहाँ लय बचा है। इसको भी ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा? धन आ। ये ये आपको समझ में आया? ये जो आ का डंडा है, ये कहाँ गया? ये लग गया यहाँ पर सीधे। फिर क्या बना? विद्या, और ये सीधा-सीधा लय, विद्यालय। ठीक है? अभी आसान लग रहा है, कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिसमें ये समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा-सा विस्तार करके, थोड़ा-सा तोड़ के उसको थोड़ा ईज़ी वे में समझाने की हमने कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। कुछ 1-2 और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया, गिरि, धन, ईश। ठीक है? थोड़ी देर के लिए इतने पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ क्या आ रहा है धन के पहले? गिरी, गिरी, ई आ रही है। तो अर्थात हमें ई और बड़ी ई का मेल करना है, जो कि बड़ी ई हो जाएगी, जिसकी मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है? अब क्या हुआ, जब हम इसको, ये जो शब्द था, इसको हम बिना संधि किए लिखेंगे, बिना सॉल्व किए, तो पहले तो ऐसे लिखेंगे, गिर, क्योंकि इसकी ई हमने यहाँ जोड़ ली है, और यहाँ पर भी ई हमने निकाल दी है क्योंकि हम संधि कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। हुँ? अब संधि में हमारा जो रिज़ल्ट आया, जो परिणाम आया, वो बड़ी ई आई। सीधे-सीधे हम उसको यहाँ लगा देते हैं। कैसे बन जाएगा? गिरीश, गिरीश। ठीक है? एक और उदाहरण ले लेते हैं। उम, नदी, धन, ईश। वैसा ही है। धन के पहले क्या है? ई है। धन के बाद में क्या है? ई है। ये दोनों जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ई बन जाता है। ई को ऐसा तो नहीं लिखेंगे शब्द के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा? मात्रा लगानी पड़ेगी। वे मात्रा कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर जो पहले से है वही मात्रा रहेगी। आप चाहेंगे तो इसको वापस से वैसा ही तोड़ सकते हैं कि कुछ देर के लिए इसकी मात्रा हटा दें, यहाँ से बड़ी ई हटा दें, फिर इस शब्द को वैसा लिखें, फिर जब संधि हो जाए और बड़ी ई आ जाए तो वापस उसको लगा दें, आपका नदीश ही शब्द बनेगा। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। भानु, धन, उदय। भानु कहते हैं सूर्य को। भानु, धन, उदय। अब धन के पहले क्या है? ऊ है। धन के बाद में क्या है? ऊ है। हमने क्या पढ़ा है? ऊ और ऊ जब मिलते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? वे बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है? कोई भी एक वर्ण होता है और उसके नीचे ऐसे लगती है बड़ी ऊ की मात्रा। तो क्या होगा? कुछ देर के लिए मैंने इसको इसके स्वर से अलग कर दिया तो ये शब्द ये बना, और इसके भी स्वर को हटा दिया तो ये शब्द ये बना। फिर मैंने इस ऊ की मात्रा को यहाँ पर वापस लगा दिया। ये शब्द क्या बना? भानुदय। एक उदाहरण री स्वर से भी ले लेते हैं, जिससे आपको आगे कोई किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे।
यहाँ लिखते हैं पितृ धन ऋण। अच्छा, कई लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो री है ये स्वर है या व्यंजन है। स्वर में पढ़ते तो हैं लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि इसकी भी कोई मात्रा है। तो ये जो है, ये त के नीचे जो है लगा हुआ, ये री की मात्रा है। ठीक है? तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए हमने इसके स्वर इससे अलग कर दिए। तो त आधा हो गया, धन। ये स्वर भी हमने अलग कर दिया क्योंकि हमें संधि करनी है, तो यहाँ पर सिर्फ ये बचा। अब हमने री धन री को जोड़ा तो क्या बना हमारा री। री की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। तो ये यहाँ पर आ गई और हमारा जो शब्द बना मूलतः ये बना पितृण। ठीक है? अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, कुछ प्रश्न दे रही हूँ और आप ट्राई करेंगे कि आप उनका उत्तर निकाल पाएँ। यदि आपसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसके फिर हम उत्तर भी बता देंगे। तो आपका पहला है, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा नहीं दूँगी प्रश्न, सिर्फ़ 5 प्रश्न दूँगी जिसको सॉल्व करने का प्रयास आप स्वयं करेंगे। पहला है राम, धन, अवतार। दूसरा है आभा, धन, आशा। तीसरा है गिरि, धन, इंद्र। चौथा है पृथ्वी, धन, ईश। और आखिरी में पाँचवा है स्वयंभू, धन, उदय। ट्राई करेंगे सभी? देखिए, संधि ऐसा विषय नहीं है जिसको सिर्फ़ देखने से समझा जाए। थोड़ा बहुत आपको ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम मैथ्स को सिर्फ़ देखकर नहीं समझ सकते, वैसे ही संस्कृत और हिंदी के व्याकरण के कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जिनको हम सिर्फ़ देखकर, सुनकर नहीं समझ सकते, हमको उसको साथ के साथ करना पड़ेगा, लिख-लिख कर देखना पड़ेगा। ट्राई करेंगे सभी? चलिए, जो ट्राई कर रहे हैं या जो ट्राई नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए ही उत्तर बताना आवश्यक है। तो उत्तर होगा, अपना-अपना उत्तर आप लोग चेक कर सकते हैं, सही आ रहा है या नहीं। राम धन अवतार, और का मेल हुआ तो बना बड़ा आ, दीर्घ आ, रामावतार। ठीक है? जिनका सही है वो अपना सही लगा सकते हैं, अपने पीठ पर एक थपकी दे सकते हैं। आभा धन आशा, आ और आ का मेल हुआ बना दीर्घ आ, आ भा। अब ये आ क्योंकि कट चुका है तो इसका बना शा, आभाषा। ठीक है? गिरि धन इंद्र, ई और ई का मेल हुआ, हम पढ़ चुके हैं, ई और ई जब मिलते हैं तो वो दीर्घ ई बनती है, बड़ी ई बनती है और बड़ी ई की मात्रा लगती है सीधी तरफ, तो ये बनेगा गिरींद्र, गिरींद्र। इसी तरह पृथ्वी धन ईश, यहाँ पर है दीर्घ ई, यहाँ पर भी है दीर्घ ई और ई मिलेगी, चाहे जैसी हो वो दीर्घ ई ही बनेगी, तो यह शब्द रहेगा पृथ्वीश। और यहाँ है स्वयंभू धन उदय, ऊ दीर्घ ऊ धन
लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ। जब ह्रस्व और दीर्घ ऊ मिल रहे हैं तो उत्तर में क्या आएगा? दीर्घ ऊ ही बनेगा जिसकी मात्रा यहाँ रहेगी। तो इसमें भी कुछ खास अंतर नहीं रहेगा। स्वयंभू धन दया, स्वयंभू दया। यदि पाँचों सही हैं तो आप बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही पढ़ रहे हैं। यदि कोई गलती है तो आप बता सकते हैं। आपकी जो भी समस्या रहेगी, जो भी आपको डाउट रहेगा उसको फिर से सॉल्व कर देंगे। किसी भी वीडियो में साथ में उसको ले लेंगे, कंबाइन कर देंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। दीर्घ संधि हमारी हो चुकी है, अगली क्लास में हम गुण संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए, अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।